दिन भर तारीख 19 मई दिन गुरुवार। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक। क्या राज्य नहीं कर सकता घर तक राशन का वितरण? लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वीकृति जरूरी है और वो इसके पास नहीं थी इस योजना के लिए, तो मोटे तौर पर तो ये तकनीकी रूप से भी ये कार्यक्रम अधूरा था पूरी। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार। गेहूं निर्यात प्रतिबंध पर चीन ने किया भारत का समर्थन, लेकिन क्या है वजह? पिछले 1 साल से अनाज, सोयाबीन, इसके आरोप होर्डिंग के चीन पर लग रहे हैं। तो कल को G7 देश चीन पर उंगली उठाएंगे तो उसे भी अपना एक साथी चाहिए, तो उसे भारत में वो साथी नजर आ रहा है। बात होगी ज्ञान व्यापी मामले और नवजोत सिंह सिद्धू को मिली सजा की भी, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। BBC समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये क्वाड नेताओं का चौथा शिखर सम्मेलन होगा। उन्होंने ये भी बताया कि जापान के पीएम और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक भी 24 मई को होगी। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आने वाले 2 हफ्तों के भीतर आजम खान नियमित जमानत के लिए सक्षम कोर्ट के सामने आवेदन दे। यह अंतरिम जमानत तब तक के लिए मान्य होगी जब तक कि अदालत नियमित जमानत के लिए आवेदन पर फैसला नहीं कर लेती। आजम खान बीते 2 सालों से जेल में बंद हैं। उन पर कई मामले दर्ज हैं। भारत में एलपीजी के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। बीते 2 हफ्तों में ये दूसरा मौका है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 3.5 रुपए की बढ़ोतरी के साथ रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत अब 1003 रुपए हो गई है। करीब 1.5 साल पहले जनवरी 2021 में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपए थी। भारत में गैस कंपनियां हर महीने सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं और जरूरत होने पर दाम बढ़ाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में दुनिया को खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अगर यूक्रेन का खाद्य निर्यात हमले से पहले वाली स्थिति में और उसी स्तर पर बहाल नहीं हो सका तो दुनिया को कई सालों तक भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से खाद्य कीमतें बढ़ गई हैं और इसका सबसे अधिक असर गरीब देशों पर हो रहा है। यूक्रेन बड़ी मात्रा में खाद्य तेल, मक्का और गेहूं जैसे कई अनाज का निर्यात करता था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश पर आक्रमण करना रूस की एक विनाशकारी गलती थी। उनका ये बयान रूस द्वारा मारियोपोल में रणनीतिक जीत के दावे के बाद आया। टेलीविजन संबोधन के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी आक्रमण पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि रूस की सेना उन हथियारों की कमी से जूझ रही है जिससे वो अब तक यूक्रेन पर हमला कर रही थी। नाइजीरिया में पुलिस ने 130 से अधिक छात्रों के अपहरण के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पिछले साल कदूना राज्य में एक निजी विश्वविद्यालय और एक माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के अपहरण के बाद सुरक्षा बलों ने आपराधिक गिरोहों पर देशव्यापी कार्रवाई शुरू की थी। सभी बंधकों को फिरौती के भुगतान के बाद रिहा कर दिया गया था। 5 छात्रों को गोली मार दी गई थी। दिसंबर 2020 से उत्तरी नाइजीरिया के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से फिरौती मांगने वाले सशस्त्र गिरोहों द्वारा लगभग 1,500 छात्रों का अपहरण किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने महिला टेलीविजन एंकर्स को अपना चेहरा ढककर टीवी पर आने का आदेश दिया है। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर इस नई पाबंदी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो ये थे शाम 7:30 बजे तक के मुख्य समाचार। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हैं। समस्त श्रोताओं का BBC हिंदी सेवा के डिजिटल कार्यक्रम दिन भर में स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान। और अब आज का कार्यक्रम दिन भर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। इस योजना को लेकर पिछले कुछ समय से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी।
हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि घर घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है? आखिर कौन कौन से ऐसे बिंदु थे जिन पर कोर्ट को आपत्ति थी और जहां पर केंद्र और राज्य का टकराव था? इसके लिए मैंने बात की पत्रकार प्रमोद जोशी से। देखिए, मूल रूप में ये एक तकनीकी फैसला है। दिल्ली सरकार जो केंद्र की राज्य की सरकार है, वो सामान्य राज्य की सरकार नहीं है, वो केंद्र शासित क्षेत्र है। और चूंकि वहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वीकृति जरूरी है किसी भी योजना के लिए, और वो इसके पास नहीं थी इस योजना के लिए, तो मोटे तौर पर तो ये तकनीकी रूप से भी ये कार्यक्रम अधूरा था, पूरी तरह से कानूनी इसके भावना नहीं। दूसरी, अभी तो हाईकोर्ट ने किस आधार पर इसको स्थगित किया है या अस्वीकार किया है वो तो अभी सामने आएगा, पर जहां तक मैं समझ पाता हूँ एक तो ये कारण है, और दूसरा वो कारण तो उन्होंने हाईकोर्ट ने दिया भी है। दूसरा कारण, चूंकि ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम जो अधिनियम है उसके तहत चूंकि ये राशन की वितरण की योजना होती है, और जब तक उसमें कोई बुनियादी तौर पर बदलाव न कर दिया जाए कानून में, क्योंकि वितरण की व्यवस्था भी उसमें बताई गई है, तो उसमें कमी है। अगर बदलाव नहीं किया जाएगा तब भी ये कार्यक्रम जो दिल्ली सरकार का है वो ठीक नहीं बैठता। और तीसरी जो पार्टी एक और है वो है राशन के जो व्यापारी गल्ला संघ है जिसने ये याचिका दायर की थी, उनके भी हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक पार्टी है और उनका कारोबार, उनका काम है, वो इससे प्रभावित होता है, तो उनके हिस्सों को देखने की भी जरूरत है। जहां तक उपभोक्ता की बात है, उसके दो अलग अलग पहलू हो सकते हैं, वो हम फिर आगे बात कर सकते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि केंद्र की कोई अगर योजना है, अगर वो कुछ वितरित करना चाहती है तो राज्य उसे नहीं कर सकता? नहीं, राज्य कर सकता है। एक तो दिल्ली में राज्य का मैंने बताया कि एलजी के अनुमति जरूरी है। दूसरे, जो केंद्रीय कार्यक्रम है, मतलब एक अधिनियम के तहत है, संसद से पास किया कानून है, तो उसमें वितरण की एक पद्धति बताई गई और वो राशन की दुकानों के मार्फत ही है। पर जब तक उसमें बड़ा बदलाव नहीं होता तो जो राज्य वितरण की जो व्यवस्था चला रहे हैं वो तो इसी तरीके से चला रहे हैं। तो ये एक विचार का विषय होगा कि क्या बिना उसमें कानून में बदलाव किए हुए ऐसे कैसे वितरण किया जा सकता। कहीं इसके पीछे एक कारण ये तो नहीं है कि इनकी योजना में, जो दिल्ली सरकार की योजना थी, मुख्यमंत्री जुड़ा हुआ था और केंद्र की योजना प्रधानमंत्री के मार्फत होती है, तो कहीं इन शब्दों के टकराव का मामला तो नहीं है? जब ये 25 मार्च 2021 में जब ये कार्यक्रम लागू करने की बात हुई थी, तो उसके एक हफ्ता पहले जो केंद्र सरकार का उपभोक्ता सामग्री और खाद्य मंत्रालय था, उन्होंने दो आपत्तियां व्यक्त की थी। एक तो मुख्यमंत्री शब्द पर आपत्ति थी, क्योंकि मुख्यमंत्री योजना कह देने से एक वो नई योजना बन जाती है, और दूसरी ये थी कि इसके लिए हमें कानून में बदलाव करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री शब्द का जाहिर है, आपने जो बात कही है कि उसके राजनीतिक नेतार्थ थे और उसका लाभ लेने की भी कोशिश होगी दिल्ली सरकार की, और केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि कोई उनकी योजना का लाभ राज्य सरकार इस प्रकार से राजनीतिक लाभ ले। एक सवाल मेरा ये भी है कि कभी कभी आप राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा नहीं भी करते हैं, मान लीजिए, लेकिन आपका मोटिव सही हो कि हम घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं, राशन पहुंचाने में क्या समस्या है, तब आप इस तरीके से रोक लगाते हैं, तो वो कितना सही है? देखिए, जब घर घर पिज्जा पहुंचाया जा सकता है, घर घर कोई भी और दवाइयां पहुंचाई जा सकती हैं, उपभोक्ता सामग्री आसानी से घर तक पहुंचाई जा सकती है, तो इस प्रकार का विकल्प जो सामग्री प्राप्त करने वाला है ग्राहक, उसको सिद्धांततः मैं समझता हूँ कि अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो स्वीकार करे कि मुझे घर घर तक पहुंचाने वाली चीज चाहिए या कि दुकान से जा करके। लेकिन आप कानूनन बात करें तो जब तक उस केंद्रीय कानून में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ये बात फिर केंद्र सरकार को विचार करनी चाहिए, उपभोक्ता को करनी चाहिए। अब रही बात एक और जो बात आप कह रहे हैं कि अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए ये एक लाभकारी योजना थी, तो क्या हमें इस पर अमल करने समय ये सब चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तो एक बात ये भी है कि हम ये क्यों लाना चाहते हैं, क्या केवल इसलिए कि उपभोक्ता को लाभ होगा, क्या वो कितने उपभोक्ता हैं? क्योंकि हुआ क्या कि इस दौरान जिन उपभोक्ताओं ने ये विकल्प दिया था कि हम राशन घर पर लेना पसंद करेंगे, दिल्ली सरकार ने उनके हिस्से का राशन की दुकानों को देना बंद कर दिया। तो इससे एक प्रकार की गड़बड़ी पैदा होती है। उस गड़बड़ी को नहीं होने देना चाहिए। ये केंद्र की भी जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। इस योजना में घर घर पहुंचाएगा कौन?
पहुंचाने से कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार कौन लोग लेंगे? वो एक युवा पीढ़ी है, किशोर हैं दिल्ली में, जो अंततः आम आदमी पार्टी के शायद वोटर भी बन सकते हैं या वोटर होंगे, या बहुत सारी झुग्गी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में रहने वाले किशोरों को एक काम देने का एक तरीका भी हो सकता है। ये अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, मैं समझता हूँ। लेकिन इसके लिए जो एक पूरी एक जो कानूनी प्रक्रिया है उसको भी सही होना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने दावा किया कि इससे काला बाजारी पर लगाम लगी है और आगे भी लग सकती है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आपको पहले संशोधन करना होगा, जिसे पास किया था संसद ने। पूरी जानकारी दे रहे थे प्रमोद जोशी। और अब बात कर लेते हैं बनारस और मथुरा की। पिछले काफ़ी दिनों से ज्ञानवापी मामला जो है सुर्खियों में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 मई को इस पर सुनवाई करनी शुरू की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पर रोक नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उस जगह को वाराणसी प्रशासन सुरक्षित रखे जहां कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या पूरा मामला आज रहा, मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली हैं, उनसे जानते हैं। फैसल, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ ज्ञानवापी को लेकर? देखिए, ज्ञानवापी को लेकर कुछ ख़ास नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू पक्ष जो था वो आज प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए फिर अगली तारीख दे दी गई। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया कि जो लोअर कोर्ट में, यानी कि वाराणसी की जो अदालत में जो मामले की सुनवाई चल रही है, वो आगे तक के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट की नज़र के सामने है। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि कमीशन जो पिछले दिनों वहाँ तैयार हुई थी और जिसके सर्वे की बात कही जा रही थी, उस सर्वे की एक रिपोर्ट जो है वो सील इन्वेलप में अदालत में सौंपी गई। लेकिन कुछ लोगों ने उस सर्वे को मीडिया को भी लीक कर दिया और मीडिया में तरह तरह की खबरें हुई। इसको लेकर हम उस पर बात इसलिए नहीं करेंगे कि शायद ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला हो सकता है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले जो उसके जो कमिश्नर थे उनको जो अदालत ने हटाया था वो इसी नाम पे हटाया था कि उनके जो एक सहयोगी थे उनके द्वारा रिपोर्टें जो हैं वो मीडिया को लीक की जा रही थी। ये तो बात हुई ज्ञानवापी की, लेकिन आज एक और मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश में मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिका पर सुनवाई के लिए अनुमति दे दी है। मुझे याद आता है आप शायद वहाँ पर एक समय पर गए थे और वो उस पूरे माहौल को आपने देखा था। मुझे थोड़ा बैकग्राउंड समझाइए हमारे श्रोताओं को भी कि ये मामला पूरा है क्या। देखिए, अभी जो एक तरह से जिसकी इजाज़त दी गई, जिसको एक्सेप्ट किया गया है, हमें ये कहना चाहिए, दाखिल किया गया है, उसको एक तरह से टाइटल सूट माना जाना चाहिए, जो कि 13.37 एकड़ जो ज़मीन है उस पे मालिकाना हक के लिए जो है वहाँ की एक संस्था ने दिया है। लेकिन एक ताज्जुब की बात ये है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इसके पहले भी जो है वो इसके कई तरह के चैलेंज जो है इस पूरे मामले को दिया जाता रहा है। एक तो हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो पूरा मामला है ये एक तरह से कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये बहुत ही पुराना 80 के दशक से ये नारा जारी है और लगातार चल रहा है। अब मामला क्या है, हम इस पे आ जाते हैं। मामला ये है कि मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उससे संबंधित जो एक इकरारनामा हुआ था 1968 में, इकरारनामा हुआ था शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट और दूसरी तरफ थे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ। ये मतलब इतना अहम था कि इसका जो जिक्र है ये सर्वपल्ली गोपाल जो मशहूर हिस्टोरियन है, उनकी किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंट्रेशन अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी इसका जिक्र किया गया है। अब दूसरी बात ये होती है कि ये जो जन्मभूमि जो है वहाँ कृष्ण जन्मभूमि, ये मदन मोहन मालवीय जो कि बहुत ही मशहूर स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका हिस्सा रहा है, उन्होंने 1944 में ज़मीन खरीदी। उसके बाद
वहाँ जो है 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का जो है गठन हुआ और उसी ट्रस्ट को बाद में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ माना जाता रहा। तो इसी ट्रस्ट और शाही मस्जिद के बीच में एक तरह का मुआहदा हुआ। लेकिन इस मुआहदा को इसके पहले जो है 1968 का जो ये है, इसके पहले भी जो है वो चैलेंज किया जा चुका है। मतलब 1968 में ही जो है इसको चैलेंज किया गया था उस समय, लेकिन तब जो है कोर्ट ने इसको जो है मानने से इनकार कर दिया था। अभी कुछ दिनों पहले भी जो है अदालत में इस मामले को लाया था। जो बाबरी मस्जिद मामले में और राम जन्मभूमि के मामले में एक वकील थी रंजना अग्निहोत्री, उन्होंने लाया था, लेकिन कोर्ट ने तब भी खारिज कर दिया था। अब जो नया जो ये है वो कुछ लोग वहाँ जो है एक नया जन्मभूमि जो है कृष्ण जन्मभूमि जो है वो एक संगठन बन गया। उसका कहना है कि ये जो पूरा इकरारनामा है यही गलत है, क्योंकि ये जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ है इसके पास कोई अधिकार ही नहीं था कि इस तरह का कोई इकरारनामा करे। और अब मथुरा की जिला अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इस पर सुनवाई होगी, लेकिन ये टाइटल सूट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल हमसे बातचीत करने के लिए। अब बात एक और कोर्ट के डिसीजन की कर लेते हैं, एक और नतीजे की कर लेते हैं। आज पूरा दिन जो है कोर्ट के इर्द गिर्द घूमता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के 3 दशक पुराने एक मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व कांग्रेस क्रिकेटर माफ कीजिएगा नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। ये मामला काफ़ी पुराना है, 27 दिसंबर 1988 का है, जब पटियाला की एक पार्किंग में सिद्धू की 65 वर्ष के गुरनाम सिंह के साथ मारपीट हुई थी। बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इसमें काफ़ी बहस हुई और निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सिद्धू और दूसरा पक्ष आमने सामने रहे। आज उन्हें सज़ा सुनाई गई। पहले सुन लेते हैं कि वकील ने क्या कहा कोर्ट से बाहर आने के बाद। इनिशियल जो केस था ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने उनको पनिशमेंट एनहांस कर दी, उनको कहा 3 साल के लिए अंदर जाइए। वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उन्होंने यहाँ पे उनकी जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस कौल के बेंच ने उनकी अपील मंजूर कर ली और अपील मंजूर करके उन्होंने कहा कि ये 323 का केस है और 1000 रुपया जुर्माना दे के छोड़ दिया। उस फैसले के बरखिलाफ हमने रिव्यू पिटीशन डाला, जिस रिव्यू पिटीशन में ये फैसला आज आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको 1 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट देनी होगी। ये थे सुधीर वालिया, बता रहे थे किस तरह से पूरा का पूरा ये मामला निचली कोर्ट से लेकर ऊपरी कोर्ट तक सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। आपको बता दूं कि जब ये मामला हुआ था तो वाहन हटाने को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथी का गुरनाम सिंह से एक विवाद हो गया था। इस दौरान गुरनाम सिंह गिर गए थे और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक घटना के बाद नवजोत सिंह सिद्धू और उनके जो साथी थे वो वहाँ से चले गए थे। बाद में मृतक के परिजनों ने शिकायत की और इसमें पूरा मुकदमा दर्ज कराया। निचली अदालत से वो बरी हुए। फिर मामला उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां पर सिद्धू और उनके दोस्त को 3-3 साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। हाईकोर्ट के फैसले को सिद्धू ने फिर सुप्रीम कोर्ट में ये दावा करते हुए चुनौती दी थी कि गुरनाम सिंह की मौत को लेकर डॉक्टरों की राय स्पष्ट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2018 में सिद्धू को दोषमुक्त कर दिया था। पीड़ित परिजन ने सुप्रीम कोर्ट के उसके ही फैसले को यानी बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई और 2018 के अपने ही फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को पहले के आरोपों से बरी करते हुए 3 साल की सज़ा को 1000 रुपए के जुर्माने में बदल दिया था। दूसरे पक्ष ने इसके खिलाफ फिर से अपील दायर की और आज उसी का ये नतीजा था। इस पर सिद्धू की भी राय आई, प्रतिक्रिया आई। चंडीगढ़ में जब पत्रकारों ने उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगले कदम के बारे में बात करने की कोशिश की तो बार बार उनके मुंह से केवल 2 ही शब्द निकलते रहे, नो कमेंट। वो नो कमेंट्स कहते रहे। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर कहा कि वो खुद को कानून के हवाले कर देंगे। और अब एक और फैसले की बात कर लेते हैं। एनआईए की विशेष अदालत ने कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया है। यासीन मलिक की सज़ा पर अब 25 मई को सुनवाई होनी है। करीब 58 साल के यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता हैं। यासीन मलिक को दिल और गुर्दे की बीमारी है। मंगलवार को यासीन मलिक ने सभी आरोपों में अपना दोष कथित तौर पर स्वीकार कर लिया था।
यासीन मलिक पिछले 32 साल से भारत विरोधी आंदोलन में कथित तौर पर सक्रिय हैं। उन्हें 1984 में पहली बार कैद किया गया था। मैंने बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से ये जानना चाहा कि आखिर यासीन मलिक की छवि घाटी में किस तरह की है। 1983 की बात है, जब वो एक पहला इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच हो रहा था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उन्होंने कुछ सेपरेटिस्ट गतिविधियां वहाँ दिखाई थी, पैम्फलेट वगैरह बांट रहे थे, उसकी मुखालफत कर रहे थे। तो उनको 1983 के बाद उनको अरेस्ट किया गया, 4 महीने वो जेल में रहे। उनकी उम्र वो 17 साल की थी। उसके बाद 1988-89 आते आते कश्मीर में जो आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हो गई, तो उसमें फिर ये जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की, कई साथियों के साथ मिलके उसके अध्यक्ष भी रहे। उसमें उनका डिमांड ये था कि कश्मीर ना पाकिस्तान के साथ जाएगा और ना हिंदुस्तान के साथ जाएगा, बल्कि इसको पूरी तरह से एक आज़ाद देश होना चाहिए। ये सिलसिला चल रहा था। इसमें किडनैपिंग के भी इनके खिलाफ केसेस आए, इनके खिलाफ मर्डर के भी केसेस आए, इनके खिलाफ टेरर फंडिंग के भी इल्ज़ामात लगाए गए। 1987 में वहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस वक्त हिज़्बुल मुजाहिदीन बाद में जो संस्था बनी, उसके जो चीफ अभी हैं, उस वक्त वो एक वहाँ से उम्मीदवार थे श्रीनगर के एक क्षेत्र से। उसके ये पोलिंग एजेंट थे यासीन मलिक। और MUF जो उस वक्त कहलाता था मफ, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, तो उसकी तरफ से ये लड़े थे। और वो चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, वो जीतते जीतते हार गए और फिर वो जेल भेज दिया गया। अब वहाँ भी थोड़ी सी प्रोमिनेंस उनको मिली पोलिंग एजेंट के नाते। तो उसके बाद 1989 से जब आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हुई, तो इनका उस वक्त काफ़ी हाथ रहा है। 1990 से जो पलायन शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि JKLF का हाथ इसमें है और JKLF की अध्यक्षता इनके हाथ में थी। ये आमतौर से वहाँ पे लोग मानते हैं कि इनका हाथ रहा है पलायन कश्मीर के। कभी उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है? देखिए, इन्होंने पर्सनली एग्जैक्टली कबूल किया हो कि हाँ हमने किया है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक राय है वहाँ पर वैली में कि JKLF का हाथ रहा है इसमें। उसके बाद फिर 1994 में इन्होंने हथियार डाल दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक समझौता कर लिया कि हम बातचीत का रास्ता अपनाएंगे, हम आज़ादी लेंगे लेकिन बातचीत के रास्ते से लेंगे। लेकिन वहाँ जब इन्होंने ये बात कही, उसके बाद बहुत सारे लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए। ये मनमोहन सिंह से भी मिल चुके हैं, पाकिस्तान भी एक डेलीगेशन के साथ यहाँ से गए थे वहाँ पर बातचीत करने। इनकी पत्नी जो है वो पाकिस्तानी है, वो अभी भी ट्विटर पे बहुत सक्रिय हैं। अच्छा। ट्विटर पे अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, जब ये इनको कन्विक्शन हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये जो जुडिशल टेररिज्म इसको बताया उन्होंने, और मोदी जी के बारे में कहा कि आप तंग कर सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि ये फ्रीडम फाइटर हैं। अब ये तो तिहाड़ जेल में इस वक्त हैं, लेकिन ऐसा इनकी पकड़ इतनी भी नहीं है वैली में कि इनके कन्विक्शन के बाद वहाँ कुछ हिंसा हो जाए, कोई हंगामा हो जाए, लोग सड़कों पे उतर आए, ऐसा इतनी पकड़ नहीं है इनकी। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे इनके फॉलोअर्स हैं, हाँ, लेकिन ये कि इंडियन मीडिया में उनका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो सरकार से उन्होंने बातचीत भी शुरू कर दी। जिस तरह की पर्सनालिटी आप बता रहे हैं जुबैर साहब, उसमें 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली तो ये कि कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन बातचीत का रास्ता जब उन्होंने अख्तियार कर लिया तो एक सॉफ्ट छवि भी वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यासीन मलिक को वैली के लोग और बाकी लोग देख किस तरह से रहे हैं? देखिए, वैली में तो इसी तरह से देखते हैं कि वो कश्मीर की आज़ादी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और उन्होंने इससे मुंह भी नहीं मोड़ा है, कभी पीछे हटे भी नहीं है। सिर्फ फ़र्क यह है कि पहले हथियार उठा के कर रहे थे, अभी हथियार डाल के कर रहे हैं। हालांकि ये जो कन्विक्शन इनको हुई है वो 2017 के एक मामले में हुई है, टेरर फंडिंग के मामले में। तो इससे ये जाहिर होता है ये हथियार इन्होंने डाल ज़रूर दिए, लेकिन जो फंडिंग आ रही थी बाहर से वो उसको रिसीव करते थे। इस तरह का इल्ज़ाम इनके ऊपर है। और वो जो टेरर फंडिंग थी उसमें अकेले नहीं थे, और भी इनके साथी हैं जिनको कन्विक्ट किया गया है, और इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा भारत सरकार ने कहा है, और जिसके बुनियाद पे इनको कन्विक्शन हुई है। यानी बाहर से, यानी केवल हमसाय मुल्क से नहीं, और भी जगह? हाँ, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से। ये जो कन्विक्शन हुई है इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही है इसमें, लेकिन अब 25 मई को कितनी सज़ा होगी ये तो उसी दिन पता लगेगा।
ये थे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद बता रहे थे यासीन मलिक के बारे में। और अब ज़रा बात कर लेते हैं भारत और चीन की, कि चीन आखिर समर्थन में भारत के साथ क्यों आ गया। भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इस फैसले के लिए घरेलू बाजार में गेहूं और उससे जुड़ी वस्तुओं की बढ़ती कीमत को एक वजह बताया गया था। भारत के प्रतिबंध लगाने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में कहा गया कि उछाल आया है, जिसके बाद G7 देशों ने भारत सरकार के फैसले की आलोचना की। लेकिन भारत को अपने फैसले पर चीन जैसे देश का समर्थन मिला, क्यों? मैंने जानना चाहा बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह से। देखिए, इसके लिए हमें गेहूं के इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी। तो अगर हम दुनिया में गेहूं के बाजार पर नज़र डालें तो जो टॉप 5 के देश हैं उसमें आते हैं रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन। ये पांचों देश मिलकर 65% गेहूं का जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर कब्जा जमाए हुए यहीं से निर्यात होता है। और इस 5 में भी जो 2 देश हैं रूस और यूक्रेन, वो 30% निर्यात के लिए माने जाते हैं। तो अगर रूस और यूक्रेन में जंग जारी है तो 30% तो प्रभावित हो ही गया। अब इस 30% में जब प्रभावित हुआ तो क्या किया, भारत ने निर्यात अपना थोड़ा सा बढ़ा दिया। चीन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है गेहूं का और भारत का नंबर 2 पे। लेकिन हम जितना भी प्रोड्यूस करते हैं हम वो खुद खा जाते हैं, और थोड़ा बहुत भारत भी और थोड़ा बहुत चीन भी निर्यात करता है। लेकिन पिछले दिनों जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और 30% जो निर्यात था वो प्रभावित था, उस सूरत में देखा गया कि भारत की तरफ से भी गेहूं का निर्यात बहुत ज़्यादा हुआ, रिकॉर्ड स्तर पर। तो इस वजह से अब यहाँ पे इंटरनल घरेलू बाजार में दाम बढ़ने लगे, और उस दाम जो बढ़ रहे थे उसको नीचे करने के लिए भारत सरकार ने ये फैसला लिया था। और जब भारत सरकार ने ये फैसला लिया उसके अगले ही दिन देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ कीमतों में इजाफा हुआ 5% से 7% के आसपास। इसमें G7 देशों का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि आप अपना जो प्रतिबंध है इसको हटाइए, इससे असर पड़ रहा है। वाकई में असर पड़ रहा है? देखिए, बहुत बड़ा असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि टॉप 5 के निर्यातक देशों में भारत नहीं है। अभी इस साल भी अगर हम देखें जो बहुत रिकॉर्ड हमारा निर्यात हुआ है तो उसमें भी 8वें या 9वें पोजीशन पे भारत है। लेकिन टेम्पररी असर ज़रूर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस बार हमने निर्यात बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन चीन ने जो हमारे डिफेंस में कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये शॉर्टर पीरियड के लिए भारत की वजह से आपको दिख रहा है, लेकिन इसका जो लार्जर परिप्रेक्ष्य अगर आप देखें तो G7 देश को अपने यहाँ पे इसकी उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। भारत इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो प्राइसेस बढ़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरोज जी, चीन को भारत के समर्थन में उतरने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? देखिए, इसके लिए हमने बहुत सारे एनालिस्ट से बात की, क्योंकि जब हमने देखा कि चीन और भारत दोनों में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन निर्यात करने में दोनों के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि दोनों लोग जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना कंज्यूम कर लें और थोड़ा बहुत ही हम बाहर भेज पा रहे हैं। तो फिर प्रतिस्पर्धा जब नहीं है तो चीन तो बिना नफ़ा नुकसान के कहीं कुछ देखता नहीं है। ऐसा सारे जानकार ये कहते हैं कि जहाँ भी नफ़ा नुकसान होगा वो कैलकुलेट करके ही चीन कहता है कुछ भी। कूटनीति, व्यापार और राजनीति, इन तीनों को अलग अलग रख के देखने की ज़रूरत है। और इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि चीन और भारत का सीमा विवाद हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके व्यापार इफेक्टेड नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने आंकड़े बताए कि पिछले दिनों 50% ज़्यादा हुआ है 2021 में 2020 के मुकाबले, वो तब जब सीमा विवाद चरम पे है। तो व्यापार चल रहा है। इस वजह से चीन ने जो ये कहा है उसको राजनीति या कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में देखना है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि कल को जब भारत की ज़रूरत चीन को ऐसे किसी मुद्दे पर पड़े जब G7 से उसे लताड़ लग रही हो, तो वो उम्मीद जता सके कि भारत हमारे साथ आ सकता है। दूसरे कई जानकारी कह रहे हैं कि ब्रिक्स में कोरोना के बाद पहली बार ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, वो चीन में हो रहा है। चीन चाहता है कि जब रशिया भी वहाँ पे मौजूद रहे, चीन के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे, तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष भी चीन जाए। तो आप कह सकते हैं फ्रेंडली जेस्चर के तौर पर वो कह रहा है। और तीसरी बात एक कृषि विशेषज्ञ ने जो मुझे बताई वो ये कि पिछले 1 साल से अनाज, फूड ग्रेन्स, सोयाबीन और फर्टिलाइजर्स, इसके आरोप होर्डिंग के चीन पर लग रहे हैं। तो कल को G7 देश चीन पर उंगली उठाएंगे तो उसे भी अपना एक साथी चाहिए, तो उसे भारत में वो साथी नजर आ रहा है। और इसलिए वो कह रहा है कि विकासशील देशों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि हमें क्या करना है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या अच्छा है, वो हम फैसले खुद ले सकें। यानी कल को चीन पर सवाल ना उठे, इसलिए नैतिक समर्थन वो एक तरीके से दे रहा है, आप ये कहना चाह रही हैं? जी, मॉरल सपोर्ट उसे कहा जा सकता है।
बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह से मैं पूछ रहा था इस बारे में कि आखिर चीन भारत के समर्थन में कैसे आ गए, वो भी प्रतिबंध वाले फैसले पर, गेहूं निर्यात के, वो इसको समझा रही थी। तो ये था आज का दिन भर कार्यक्रम। बीबीसी हिंदी का डिजिटल कार्यक्रम है ये, आप रोज इसे शाम को 7:30 बजे सुनते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। आज स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। आपसे कल फिर होगी मुलाकात, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।